हेलो दोस्तों, वेलकम टू द केपी लर्निंग पॉइंट। तो आज जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है नेट एट जेआरएफ इकोनॉमिक्स ऑप्शनल जो होता है, जिसमें इकोनॉमिक्स से हम नेट एट जेआरएफ करते हैं। तो उसके बारे में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे और कौन कौन से उसका जो है हम गाइड यूज़ कर सकते हैं और उसको नेट एट जेआरएफ के लिए, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं अपने बारे में बता दूं कि जो मेरा नेट ओ जेआरएफ है, मैं इकोनॉमिक्स में मैंने क्लियर कर रखा है। 2 बार मैंने इकोनॉमिक्स में नेट ओ जेआरएफ क्लियर कर रखा है, 2020 और 2021 दो में। तो सेकंड टाइम जो मैंने दिया था वो स्कोर बढ़ाने के लिए दिया था। तो जैसे कि मैंने नेट और जेआरएफ किया था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो आप में से भी किसी का उसका नेट और जेआरएफ क्लियर होने में मदद मिले। तो जैसे कि ये जो वीडियो है मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने बनाया था जो पेपर वन के लिए बनाया था, कि पेपर वन में आपको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे पढ़ना है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स को आप कैसे टैकल कर सकते हो। तो जैसे कि पेपर वन में आपने देखा होगा, जैसे पेपर वन का सिलेबस देखा होगा, तो उसमें यूनिट्स को 10 में डिवाइड कर रखा था। तो सेम सिमिलर इसमें इकोनॉमिक्स में हमारे में जो इसका सिलेबस है उसको हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड कर रखा है। तो जैसे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो है आपको जो मेनली जो टॉपिक्स पूछे जाने की संभावना जो अधिकतर रहती है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से, कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ा जाएगा। जैसे कि यहाँ से जैसे कि इसमें आपका मार्जिन हो जाएगा, अल्फ्रेड अल्फ्रेड उनकी थ्योरीज जो होती है उसमें नॉर्मली पूछा जाएगा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जिसमें आपको रिटर्न ऑफ स्केल आ जाएगा, रिटर्न ऑफ वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरीके के आपको ये देखने की होता है कि इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी एटीट्यूड वर्डिक्स, गेम थ्योरी जिसमें नैश इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और गेम थ्योरीज या नैश इक्विलिब्रियम में अलग अलग टाइप्स के उसमें जो आपके वो बनते हैं, पॉसिबिलिटी बनती है, तो उसके अराउंड वो पूछ लिया जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर जैसे परफेक्ट कंपटीशन हो गया, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, और उसकी जो थ्योरीज उसमें जुड़ी रहती है, बटलैंड जो इक्विलिब्रियम रहता है, वेक्टर प्राइसिंग, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में भी मिल जाएगा। तो जो नॉर्मली मैं आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सजेस्ट करूंगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हो, आपका अपना पेपर है, तो आप ये इसके लिए एच एल आहूजा देख सकते हो। एच एल आहूजा सबसे बेस्ट है, मैंने भी इसी से नोट्स तैयार किए थे। एच एल आहूजा जिसमें आपकी आती है एडवांस इकोनॉमिक्स, क्योंकि एच एल आहूजा की जो माइक्रो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि जब आप देखोगे तो इसकी जो आप मार्केट में किताब लेने जाओगे तो आपको एडवांस की जगह इसमें इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स मिल जाएगी। लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप ना एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ जाए, क्योंकि अगर कोई और आप एग्जाम दे रहे हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो उसमें काफ़ी आपको मदद मिलेगी। या आप पीजीटी का कर रहे हो तो उसको क्वेश्चन जैसे मेन्स के लिए आप जैसे क्वेश्चन राइट करते हो, तो उसमें आपको काफ़ी इसमें हद तक मदद मिलेगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स में अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स में तो आप मान के चल लीजिए कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा। 10 यूनिट्स हैं तो 10 यूनिट्स में से 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, तो 100 क्वेश्चन में से आपको हर यूनिट में से 10 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो अगर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेपर वन है, पेपर वन में अगर आप 40 स्कोर कर रहे हो, 40 या 42, और इसमें आपको मिनिमम आपको 60 से 65 स्कोर करना पड़ेगा क्वेश्चन, तब जाके आपका नेट और जेआरएफ दोनों क्लियर होगा, वरना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर साल जो है कट ऑफ जो है वो बढ़ती जा रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें से 10 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जो एग्जामिनर होता है ना, उसका जो फेवरेट टॉपिक जो रहता है, एक तो वेलफेयर इकोनॉमिक्स रहता है। वेलफेयर इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाएगा। इसमें आपको वो भी देख सकते हो, नोबेल प्राइज, जो नोबेल प्राइज डिक्लेयर किए जाते हैं उसमें से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन का जो रहता है में कम चांसेस रहता है, लेकिन फिर भी पूछने की आवश्यकता रहती है। अगर आप प्रीवियस 2-3 साल के पैटर्न उठा के देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि जो एग्जामिनर है उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो कहाँ से वो क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि एक ही एफिशिएंसी क्राइटेरिया, पेरेटो, कार्ल और हिग्स, ये जरूर देख लीजिएगा, इसमें भी बहुत पूछते हैं। और कंज्यूमर बिहेवियर, ये जो नंबर 1 है, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर पर सरप्लस इंडिफरेंस कर्व आ जाएगा आपका। तो इसमें से जो है मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको गेम थ्योरी अच्छे से पढ़ के जानी है, कंज्यूमर बिहेवियर, वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड एफिशिएंसी क्राइटेरिया, और मार्केट स्ट्रक्चर और कम्पिटिटिव ये वाला तो आप आसानी से कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली इजी टॉपिक माना जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, जो मार्केट नेचर और मार्केट का जो टॉपिक होता है। बस इसमें आप ग्राफ देख लीजिएगा कि कौन सा कंडीशंस में रहती है, जैसे मोनोपोलिस्टिक का अलग कंडीशन होगी, परफेक्ट कंपटीशन की अलग। तो अगले यूनिट पे चलते हैं। अगला यूनिट जो है वो है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए अगर मैं आपको नोट्स बताऊं, तो आप एच एल हाउसेस के लिए भी जा सकते हो।
एच एल आहूजा रेफर कीजिएगा आप इसमें। एच एल आहूजा की जो होती है सेम एडवांस मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसकी माइक्रो होती है तो इसकी जो होगी मैक्रो होगी। ठीक है, तो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम हमेशा फेवरेट रहता है, चाहे आप 12th में हो, 11th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन। नेशनल इनकम ऑलवेज अ फेवरेट टॉपिक फॉर द एग्जामिनर। तो नेशनल इनकम में आप देख लीजिएगा, आपको मेथड पता होना चाहिए कि कौन कौन से मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है। एक्सपेंडिचर मेथड हो गया, अब जो नॉर्मली नया मेथड जो यूज करे सरकार, जीवीए, आपको बेस ईयर का पता होना चाहिए। और आप स्टैट्स में जाओगे तो फिशर का भी आ जाएगा, फिशर पास से जो मेथड कैलकुलेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको देखना है। और उसके अगले बात जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लासिकल और केंशियन। सबसे पहले क्लासिकल और केंशियन आप पढ़े हो ना, तो आपको इनका डिफरेंस पता होना चाहिए कि क्लासिकल और केंशियन का क्या डिफरेंस है, कि कहाँ कहाँ पे ये मिलते हैं, कहाँ कहाँ इनका कॉमन पॉइंट है, कहाँ कहाँ डिफरेंस है, जो सरकार का के बारे में इनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मार्केट को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, एग्रीगेट डिमांड का क्या है। जैसे एग्रीगेट डिमांड, केंशियन ने जो है एग्रीगेट डिमांड के बारे में कॉन्सेप्ट दिया था। जेबिस का जो था वो पॉपुलेशन से रिलेटेड था, तो आप इसका जरूर देख लीजिएगा। इन्वेस्टमेंट फंक्शन और जो कंजम्पशन फंक्शन है, ये क्लासिकल और केंशियन का जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें और मेंशन नहीं था कि और कोई किसी का, तो आप क्लासिकल और केंशियन का जरूर देख लीजिएगा। मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर, ये भी सेम आपका क्लासिकल और केंशियन में आ जाएगा, कि जो इन्होंने मनी का दिया था कि जब मनी सर्कुलेट होती है तो उसका इफेक्ट क्या रहता है। तो इसमें जो केंशियन ने था वो मल्टीप्लायर का दिया, आगे वाले जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने एक्सीलरेटर का दे दिया कि आप जो है अगर इनकम इंक्रीज कर रहे, इनकम इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आप सपोज कीजिए कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो गया तो उससे क्या होगी, इनकम इंक्रीज होगी, इनकम इंक्रीज होगी, वो क्या हुआ, मल्टीप्लायर इफेक्ट, और मल्टीप्लायर इफेक्ट के कारण क्या हुआ, एक्सीलरेटर मिलेगा, फिर से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, यानी कि दोनों को रिलेटेड है। तो आपको इनके बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। डिमांड फॉर मनी सिमिलरली क्लासिकल केंशियन ना बहुत मेन है। इसमें से आपको 100 क्वेश्चन देने जाओगे तो 10-15 क्वेश्चन तो इसके आपको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जरूर मिल जाएंगे क्लासिकल और केंस के। आधी से ज्यादा इकोनॉमिक्स इन दोनों पे मेन डिपेंड करती है। फिर अगला जो टॉपिक है हमारा वो है डिमांड फॉर मनी। डिमांड फॉर मनी में आपको वही कि जो थ्योरीज हैं क्लासिक, वो कैम्ब्रिज की हो गई, ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल। तो आपको जितनी भी थ्योरीज है स्कूल से उसको देखना पड़ेगा। सप्लाई ऑफ मनी, आईएसएलएम अप्रोच, ये जो है ये बड़ा मेन रहता है। और इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो है ये मेनली पूछा जाएगा क्योंकि ये करंट टॉपिक रहता है। और जैसे पेट्रोल प्राइसेस बढ़ रहे हैं यूक्रेन वॉर के कारण, तो इन्फ्लेशन जो है हमारा जो है लगातार इंक्रीज होता जा रहा है, ऑन द हायर साइड है। तो इसमें भी आपका क्वेश्चन है कि ज़्यादा संभावना है। और फिलिप्स कर्व हो गया, बिजनेस साइकिल होगी, बिजनेस साइकिल का भी सेम है कि एक्सीलेटर और इसमें मल्टीप्लाई इफेक्ट दोनों इसमें इफेक्ट इंक्लूडेड होती है। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी ऑल आर इंपॉर्टेंट। मैं इसमें आपको रिकमेंड करूंगा कि ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो कोई भी आप इसमें ना छोड़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट और सब्जेक्ट्स और जो यूनिट्स है उसको भी ऊपर ये डिपेंड करती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए ना आप एच एल आहूजा की जो किताब है उसको साथ साथ आप दूसरे नोट्स भी देख सकते हैं। अगर आप जैसे कि दिल्ली में रह रहे हैं या इलाहाबाद या कोई भी कैपिटल सिटी में रह रहे हैं, आसपास रह रहे हैं ना, तो वहाँ पे आप जैसे कि यूपीएससी हो गया ना, यूपीएससी के आप इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के ना नोट्स उठा सकते हो। मैं सबसे इम्पोर्टेंट ये बताऊंगा कि अगर आप उसके इकोनॉमिक्स के ऑप्शनल के नोट्स उठाओगे ना, तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या रहता है ना, आपको किताबी भाषा समझ में नहीं आती है, तो जो किसी बच्चे के जो इंस्टीट्यूट से जो नोट्स लिखे रहते हैं ना, उसमें आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी और समझने में भी आसानी रहेगी। तो अगली यूनिट की तरफ देखते हैं जो स्टैट्स एंड इकोनोमेट्रिक्स है। तो इसमें ना आपको मैं रेफर करूंगा कि आप इसमें 2 किताब देख सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ना आप एक ही सबसे बेस्ट रहेगी, एस सी गुप्ता। एस सी गुप्ता किताब जो है वो सबसे बेस्ट रहेगी। इसमें जितने भी आपके मेथड से, नॉर्मली मेथड से पूछ ले जाता है, सैम्पलिंग या सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन से, और आपका टाइम सीरीज एनालिसिस हो गया, ये नॉर्मली इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो मैं इससे रेफर करूंगा कि आप एस सी गुप्ता ले लीजिएगा अगर आपके पास कोई बुक्स नहीं है इससे रिलेटेड। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स सेम, इसमें भी आप एस सी गुप्ता इसमें चला सकते हो, एस सी गुप्ता इसमें आपकी चल जाएगी। वरना एक दामोदर गुजराती भी आती है, दामोदर गुजराती भी आप रेफर कर सकते हो, लेकिन एस सी गुप्ता विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 4, कि काफ़ी मोटी भारी बुक होती है। तो कुछ टॉपिक्स अगर इसमें नहीं होते तो दामोदर गुजराती जो होती है उससे भी आपको, उसमें से आप देख सकते हो। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स बड़ा
ईजी टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक होता है जब भी मैं इसमें पढ़ता था। और काफ़ी इसमें जो रहता है ना करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, कुछ इसमें थ्योरीज होती है, तो वो काफ़ी मुझे अच्छा लगता है कि इंटरनेशनल ट्रेड है, बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए कि कहाँ से क्या था। जो पहले मर्चेंट थे उन्होंने दिया, फिर अलग अलग एडम स्मिथ ने अपना कॉन्सेप्ट दिया, जैसे जैसे आगे बढ़ते गया उसके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। थ्योरीज आई, जैसे कि जो अलग अलग बंदे आए इकोनॉमिक्स, तो उन्होंने अपनी थ्योरीज डेवलप करी, एब्सोल्यूट एडवांटेज, ठीक है, कंपैरेटिव एडवांटेज, तो ये सब थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल में आपको पता होनी चाहिए। सैल्वाडोर जो है इस किताब आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के लिए रेफर कर सकते हो, और जैसे कि सारा आपको उसमें मिल जाएगा। वरना आप जो है, मैंने जैसे आपको बताया था कि आप जैसे कि किसी भी यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के नोट्स उठा लीजिए हैंड रिटन, तो उसमें आपको ना ये सारा मिल जाएगा। इकोनॉमी का जो होगा, इकोनॉमी के भी नोट्स उठा सकते हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 होता है जीएस का, तो उस पेपर 3 में होता है जीएस इकोनॉमिक्स का, तो उसमें आप ये देख सकते हो, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। एक्सचेंज रेट का हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज, गेन फ्रॉम मल्टीप्लायर, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ, ये काफ़ी इजी है। और जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें से आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पूछा जाएगा। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इनके अभी क्या वो चल रहा है, कब ये स्टैब्लिश हुए, हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इस हिसाब से क्वेश्चन बन लिए जाएंगे। और जो नए ट्रेड फॉर्म, वो जो नए ट्रेड ब्लॉक फॉर्म हो रहे हैं अभी, जैसे यूएसए का, अभी इंडिया और यूएस ऑस्ट्रेलिया का जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, यूके के साथ चल रहा है, यूरोपियन यूनियन, तो इस पर आप जरूर गौर कीजिएगा। डब्ल्यूटीओ के जो अलग अलग जो बैठकें हुई थी, यूरे के राउंड, दोहा दोहा राउंड, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसमें जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछने की बहुत अधिकतर संभावना रहती है। अगला जो है हमारा पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स के लिए आप एच एल आहूजा फिर से रेफर कर सकते हो कि आपके इसमें एच एल आहूजा जो है इससे पूरी हो जाएगा। एच एल आहूजा आप देख लीजिएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको अलग से किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें इससे ही आपको हो जाएगा। और इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी कुछ कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, जैसे कि मार्केट फेलियर हो गया, असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, पब्लिक गुड्स की, उसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। तो अगला ये रेगुलेशन ऑफ मार्केट, ये कंज्यूमर वेलफेयर, ये दोनों में से आपको मिल जाएगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो दोनों में मिल जाएगा। पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेट, पब्लिक बजट, बजट और मल्टीप्लायर के लिए, फिस्कल पॉलिसी इम्प्लीकेशन के लिए ना, इन दोनों के लिए आपको बजट देखना पड़ेगा, सेंटर बजट। और इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे ये दो बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कई क्वेश्चंस जो होते हैं इससे पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आप समरी पढ़ सकते हो किसी भी, अगर आप यूपीएससी का जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनके जो अपने निकालते हैं समरी निकालते हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे की, आप वो पढ़ लीजिएगा, वो मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। अगला जो है मनी एंड बैंकिंग, काफी सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें काफी डीप्स होते हैं, काफी टर्मिनोलॉजी होती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो नॉर्मली ये याद तो होते हैं सबको कि रेपो रेट क्या करता है, रिवर्स रेपो रेट क्या करता है, लेकिन आपको ना इसका रेट जानना है कि इनका रेट क्या चल रहा है। अभी जैसे कि मुझे याद है कि 28 फरवरी को लास्ट टाइम मैंने चेक किया था, तो जब रेपो रेट 4.0 था और रिवर्स रेपो 3.35 था, इफ माई मेमोरी सर्व मी राइट, ठीक है। तो इतना रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट चल रहा है। तो आप जब पेपर देने जाएं तो उससे पहले आप ये देख लीजिएगा कि क्या रेट चल रहा है रेपो का। कमर्शियल बैंकिंग, इनके फंक्शन जरूर देख लीजिएगा। गम और आरबीआई की क्या लाइसेंसिंग है, कैसे लाइसेंस देती है, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या रहता है कि आरबीआई का क्या है, गवर्नमेंट का क्या है, एमपीसी की जो बैठक बैठती है उसमें कितने मेंबर्स होते हैं, किस पे वो पॉलिसी फॉर्म करते हैं, मॉनेटरी वो फिस्कल पॉलिसी पे करते हैं, मॉनेटरी पे कौन सा रेट तय करते हैं, ये जरूर आप देख लीजिएगा। और टाइम मिलेगा तो जैसे कि मैं वीडियो जरूर डालूंगा कि कौन कौन से जो है इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं और कैसे आपको तैयारी करनी है। एक एक टॉपिक करके मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो डालूं। और कैपिटल मार्केट और इट्स रेगुलेशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये आपको एच एल आहूजा आप देख सकते हैं। एच एल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपको मिल जाएगा। तो मैं कम बुक्स रेफर करूंगा क्योंकि इसके लिए भी अलग से बुक्स ले सकते हो, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ना एक ज़्यादा बुक ना पढ़े, कुछ कम बुक्स में आपका सारा काम हो जाए। अगला जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, ये जो रहता है ये आपका जो करंट अफेयर से अधिकतर रिलेटेड रहता है। कुछ थ्योरीज आगे आ जाएंगी, जैसे रिकार्डो मार्क्स इस कंप्यूटर की जो रहेगी, हमारी जो डेवलपमेंट होगी उसको कैसे किया जाए, तो उसके लिए ये थ्योरी देते हैं कि गवर्नमेंट को जो रहता है ना बैलेंस जैसे थ्योरी होगी उसमें रहेंगे कि गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सब में बराबर
पैसे डाल दिए जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए, तो सब इकोनॉमी पूरी तरह ग्रो करेगी। अनबैलेंस का ये है कि एक सेक्टर को ग्रो कर दो तो बाकी भी उसके थ्रू हो जाएगी। बिग पुश का हो जाएगा कि एक सेक्टर में पूरा ज़्यादा दम लगा दो तो उससे हो जाएगी। इस कंप्यूटर का जैसे हो जाएगा कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो जितनी भी ये थ्योरीज है ये जरूर देख लीजिएगा। अब ये थ्योरीज जो है ना, मैं रेफर एक बुक है, मुझे उसमें बुक्स में जो नॉर्मली ये जो थ्योरीज है ना आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि इसमें जो है उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा होता है, पूरा इसके कैसे ये फॉलो हुआ, इसका मैथमेटिकल वो दे रखे होते हैं कॉन्सेप्ट, वो इसमें आपको नेट और जेआरएफ में अधिकतर पूछा नहीं जाता। तो आप जितने भी है ना इसके इसके लिए जरूर जरूर रेफर कर लीजिएगा। यूपीएससी इकोनॉमिक्स के नोट्स ये आपको ना वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे, फ्री यूपीएससी मटेरियल करके, उसमें भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, उसमें रेफर कर लीजिएगा। जैसे ये मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो हायरोडोमल, सोलो मॉडल टेक्नोलॉजी, ये कार्डोल, ये इनकम जैसे रहता है, ये जरूर देख लीजिएगा। इसमें से आपको 5-6 क्वेश्चन इसमें से ही मिलेंगे। अगर मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितने भी ये मॉडल्स हैं कि मैं अपने अपने यूट्यूब चैनल पे ये सारे आपको थ्योरीज समझाऊं कि ये क्या थ्योरीज है और इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो नॉर्मली 4 हैं आप ये रेफरेंस नोट कर लीजिए। बुक्स में मैं उसको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि बुक्स में ना बहुत ज़्यादा इसमें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दे रखे होते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि अपने यूट्यूब चैनल पे इसके वीडियोस डालूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा इंडिकेटर ऑफ पीएल एच डी एच डी सी, ये जो नॉर्मली है इकोनॉमी का जो है ये करंट अफेयर से रिलेटेड रहता है। जैसे कि इसकी जो इकोनॉमी की नॉर्मली एक बुक आती है, जनरल बुक आती है अभी, जैसे कि मेरे दिमाग से निकल रहा है, मैं इसको ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि इकोनॉमी की बुक कौन सी है जिससे आप ये रेफर कर सकते हो। ठीक है, जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तब आपको ये नीचे मिल जाएगा। अगला है हमारा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी। तो जैसे कि ये हो गया एनवायरमेंट एज पब्लिक गुड, मार्केट फेलियर, कॉस्ट थ्योरम, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड कंपैरिजन क्राइटेरिया, जितने भी है ये आपको जितने भी है कॉन्सेप्ट ऑफ मोरालिटी, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड, ये आपको जितने भी बुक्स में सजेस्ट करूंगा उसमें आपको ये मिल जाएगा। ये एचएल आहूजा माइक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में मिल जाएगा। और कुछ जो है इकोनॉमी की जो बुक्स मैंने सजेस्ट की है उसमें भी आपको ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है, ठीक है, 14 से 59 या जितना भी रहता है कि गवर्नमेंट और किसी देश की क्या जनसंख्या होनी चाहिए, लाइफ टेबल, माइग्रेशन, ये सब आपको उसमें मिल जाएगा। लास्ट जो है हमारा इंडियन इकोनॉमी में, जैसे इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ इन पैटर्न, स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर का क्या चल रहा है, इसमें जो नॉर्मली जो क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं ना करंट से रिलेटेड पूछ ले जाते हैं, पास्ट के बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो इसमें आप इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये दो मेन रहते हैं। हाँ, जैसे कि मेरे को अभी याद आया है कि जैसे कि यूनिट 8 का जो था, इसमें सुंदरम जो है इकोनॉमिक्स की बुक आती है, दत्तन सुंदरम, तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको ये डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के जो लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट हैं ये जरूर मिल जाएंगे। दत्तम एंड सुंदरम बुक इकोनॉमी की जो है बड़ी सी मोटी सी बुक आती है, दत्तम एंड सुंदरम, तो ये जरूर देख लीजिएगा। इसमें आपको लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। यूनिट 9 के इसमें भी आपको मदद मिलेगी, थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में, फर्टिलिटी, मोर्टिलिटी, ये सारे जो टर्मोलॉजी वो आपको उस बुक्स में मिल जाएंगे। और जो इंडियन इकोनॉमी है, दत्त एंड सुंदरम जो है इकोनॉमी के, इंडियन इकोनॉमी के जो पास्ट के जितने भी है सारे आपको मिल जाएंगे। और जैसे कि आप जाहिर सी बात है कि पोस्ट ग्रेजुएट है, तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपको पता लग होगा इंडियन इकोनॉमी के आपके जितने भी किताब होंगे, जितनी जो सी भी किताब होगी आप उससे भी पढ़ लोगे ना, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि आपको पास्ट का अंदाजा हो जाएगा कि क्या था। तो उसमें जो अपने नोट्स में ना कुछ ऐड कर लीजिएगा, इकोनॉमिक्स एंड बजट, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट इस साल का, तो इसके साथ ना आपके नोट्स पूरे हो जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि आप ना यूपीएससी का जो है इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के अगर आप हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाए, कुछ पूरा मत पढ़ लीजिएगा, जितना सिलेबस से रिलेटेड है वही पढ़ लीजिएगा, आपको काफ़ी मदद मिलेगी। और आपको जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना तो आप इजीली उससे रिलेट कर पाओगे कि ईयर जो होगा या जो नॉर्मली ये थ्योरी किसने दी है, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब के लिए गुड बाय।